12 देशों ने एक कट्टरपंथी संधि पर हस्ताक्षर किए ताकि नाटो का निर्माण हो सके, जो सिद्धांत रूप में एक रक्षात्मक गठबंधन था। लेकिन इससे पहले कि उन पर हमला हो, वह पहले ही यूगोस्लाविया पर बमबारी कर रहा था। 78 दिनों तक उसने संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अनुच्छेद 5 सक्रिय नहीं किया गया, किसी ने उसके सदस्यों पर हमला नहीं किया था। फिर भी उसने एक छिपे हुए उद्देश्य के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो सालों बाद तक पता नहीं चलेगा। ये 1949 का वर्ष था। सोवियत संघ पहले से ही आधे यूरोप पर अपना प्रभुत्व फैला रहा था, अपने साम्यवादी शासन को लोहे की मुट्ठी से थोप रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के घाव अभी भी ताजा थे। लेकिन जब दुनिया ठीक होने की कोशिश कर रही थी, तब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अन्य देशों के सबसे शक्तिशाली लोग किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे। नाटो की संधि, जिसने उन्हें अपनी सीमाओं से परे हस्तक्षेप करने और अपना प्रभाव बढ़ाने की अनुमति दी। उनका रहस्यमय हस्तक्षेप अफगानिस्तान में जारी रहा, जहां वे 20 वर्षों तक रहे, और लीबिया में, जहां एक समन्वित आक्रमण ने सरकार को हफ्तों में अपदस्थ कर दिया, लेकिन देश को अराजकता के कगार पर छोड़ दिया। और सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे, जिसके विपरीत कई लोग विश्वास करते थे। सोवियत संघ के पतन के बाद नाटो केवल अधिक मजबूत हो गया। यह 2024 में 12 मूल देशों से बढ़कर 31 हो गया, जो इसे मानवता के भविष्य का निर्णय लेने वाले संगठनों में से एक बना रहा है। 11 सितंबर 2001 में नाटो ने अपनी सबसे शक्तिशाली प्रणाली आर्टिकल 5 को सक्रिय किया। उस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी देखा गया सबसे विनाशकारी आतंकवादी हमला झेला, और उस अनुच्छेद के कारण, जिसने समझौते के तहत सभी देशों को एक साथ एक ही कारण के लिए लड़ने के लिए रखा, एक नई युद्ध छिड़ गई। इस बार एक अधिक चालाक दुश्मन के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। दक्षिणी देशों ने देखा कि दुनिया का भविष्य बंद कमरों में तय हो रहा है, और उन्होंने अपनी खुद की छिपी योजना के साथ इस सत्ता के फार्मूले की नकल करने का निर्णय लिया। ब्रिक्स युद्धों से नहीं उभरा, और हाशिए पर बने रहने की उनकी साझा निराशा ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने BRICS के नाम से एकजुट होकर एक समूह बनाया। लेकिन जो एक उभरते हुए बाजार के लिए एक मार्केटिंग लेबल के रूप में शुरू हुआ, वह एक वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक समूह बन गया। आज ये देश धरती के सतह का 26% से अधिक और विश्व की जनसंख्या का 40% से अधिक का हिस्सा है। और हालांकि उनके राजनीतिक तंत्र बहुत अलग हो सकते हैं, सभी का एक ही उद्देश्य है, वैश्विक शक्ति पर पश्चिमी एकाधिकार को तोड़ना। उन्होंने अपना खुद का बैंक बनाया है, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने का प्रस्ताव किया है, और यहां तक कि सदस्यों के विस्तार पर भी चर्चा की है। लेकिन वे आंतरिक विरोधाभासों को भी खींचते हैं। जबकि रूस यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, ब्रिक्स के भीतर एक और लड़ाई पक रही है। भारत और ब्राजील चुपचाप पुतिन से दूर जा रहे हैं, और चीन अपनी चाल चला रहा है। जो समूह पश्चिम को चुनौती देने के लिए बना था, अब उसके भीतर से टूटने का खतरा है। 2023 में ब्रिक्स ने मिस्र, ईरान और अर्जेंटीना जैसे नए देशों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करके दुनिया को चौंका दिया। एक कदम जिसका उद्देश्य केवल प्रभाव बढ़ाना नहीं, बल्कि G7 के प्रतिकार के रूप में अपनी कहानी को मजबूत करना भी है। 70 के दशक के मध्य में दुनिया संकट में थी। महंगा तेल, अनियंत्रित मुद्रास्फीति और एक लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था। उस संदर्भ में सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने अनौपचारिक रूप से मिलने का फैसला किया। इसी तरह G6 का जन्म हुआ। थोड़ी देर बाद कनाडा शामिल हो गया और समूह G7 बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली और कनाडा। 7 देश जिनके पास लगभग आधी दुनिया की संपत्ति है, हालांकि जनसंख्या का 10% से भी कम। एक आर्थिक अभिजात वर्ग जो अपनी मतभेदों के बावजूद वैश्विक खेल के नियम स्थापित करने की कोशिश करता है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। G7 एक विशेष अभिजात वर्ग क्लब की तरह काम करता है, जहां दुनिया की सबसे अमीर शक्तियां कॉफी और सार्वजनिक बयानों के बीच विश्व के भाग्य पर चर्चा करने बैठती हैं। वे लोग जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सुरक्षा, महामारी और व्यापार के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई अनिवार्य निर्णय नहीं लेते। सब कुछ वादों, कूटनीतिक संकेतों और एक महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करता है कि राजनीतिक इच्छा हो। और भले ही इसने G20 या BRICS जैसे ब्लॉकों के सामने वजन खो दिया है, G7 के पास अभी भी कुछ ऐसा है जिसे कुछ ही लोग रखते हैं: तत्काल प्रतिक्रिया की क्षमता और एक वैश्विक मेगाफोन। क्योंकि जब ये 7 बोलते हैं तो बाजार सुनते हैं। सहयोगी शक्तियां। जून 1914 की एक धूप वाली सुबह साराजेवो शहर में सब कुछ उत्सव के लिए तैयार लग रहा था। सजे हुए रथ, चमकदार वर्दियां और आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को देखने के लिए उत्सुक भीड़। लेकिन अचानक 2 गोलियों ने शांति भंग कर दी।
आर्चड्यूक फ्रांस की हत्या कर दी गई। जो एक स्थानीय हमला प्रतीत होता था वह एक वैश्विक युद्ध को चिंगारी दे गया। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि कैसे सभी पहले से तैयार थे, जैसे मोहरे चलने की प्रतीक्षा में। एक तरफ सहयोगी शक्तियों में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस शामिल थे। बाद में इटली ने शामिल होकर जर्मनी को धोखा दिया। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ युद्ध के रुख को बदलते हुए प्रवेश किया। प्रत्येक देश के अपने हित थे। फ्रांस अल्सास और लोरेन को पुनः प्राप्त करना चाहता था, रूस बाल्कन में स्लाव की रक्षा करना चाहता था और यूनाइटेड किंगडम जर्मन प्रभुत्व को रोकना चाहता था। सबको लगता था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन यह 4 साल बाद सहयोगी शक्तियों की जीत के साथ समाप्त हुआ और युद्ध के मैदान में लाखों शवों के साथ। जब आखिरकार शांति आने वाली थी तो वर्साई की संधि ने जर्मनी को इतनी सजा दी कि 20 साल बाद दुनिया फिर से जल उठी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और चीन ने किया और अपनी मतभेदों के बावजूद रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने गठबंधन किया क्योंकि वे जानते थे कि अकेले वे नहीं जीत सकते। उन्होंने अपने अपने नरक का सामना किया, सोवियत स्टालिनग्राद में, ब्रिटिश ब्लिट्स की बमबारी के नीचे और अमेरिकी प्रशांत के समुद्र तटों पर। दूसरी ओर एक्सिस शक्तियां थीं। प्रत्येक धुरी साम्राज्य के पीछे एक जुनून था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपमानित जर्मनी बदला लेना चाहता था। इटली रोम की शाही महिमा को पुनः प्राप्त करना चाहता था। जापान एशिया का मालिक बनना चाहता था। 1936 में हिटलर और मुसोलिनी ने रोम बर्लिन धुर्री के साथ अपना सहयोग सील कर दिया। जापान बाद में शामिल हुआ। 1940 में तथाकथित त्रिपक्षीय संधि का गठन किया। यह केवल एक सैन्य समझौता नहीं था, यह वर्चस्व की एक विचारधारा थी। जर्मन ब्लिट्सक्रेग, चीन पर जापानी आक्रमण और अफ्रीका में फांसीवादी अभियानों ने एक पैटर्न दिखाया। तेजी से विस्तार, अत्यधिक क्रूरता और पूर्ण दमन। लेकिन उनके बीच भी मतभेद थे। जापान और जर्मनी ने कभी संयुक्त आक्रमणों का समन्वय नहीं किया। मुसोलिनी ने अपनी ओर से ग्रीस में हिटलर से बिना पूछे युद्ध शुरू कर दिए। अपनी डिफरेंसियस के बावजूद वे एक बात पर सहमत थे, कूटनीति के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके अपराधों ने अमिट निशान छोड़े। होलोकॉस्ट, नानकिंग की नरसंहार, अफ्रीका में एकाग्रता शिविर। और हालांकि वर्षों तक वे अजेय लग रहे थे, दुनिया ने एक ऐसी शक्ति के साथ जवाब दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। 1945 में बर्लिन गिरा और जापान ने 2 परमाणु बमों के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन विजय से शांति नहीं आई। याल्टा और पोट्सडैम में सहयोगी शक्तियों ने दुनिया को बांटना शुरू किया और एक नए युद्ध, शीत युद्ध के बीज बो दिए। वारसा पैक्ट। जब नेटो ने 1955 में पश्चिम जर्मनी को शामिल किया तो सोवियत संघ ने अपनी चाल चली। वारसा पैक्ट, यह गठबंधन केवल सैन्य नहीं था बल्कि वर्चस्व का प्रतीक था। मॉस्को के नेतृत्व में 8 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन यह केवल एक पारस्परिक रक्षा क्लब नहीं था, बल्कि पूर्वी यूरोप पर नियंत्रण बनाए रखने का साधन था। सन 1956 में संधि के टैंक बुडापेस्ट में घुस गए थे। सन 1968 में उन्होंने प्राग वसंत को कुचल दिया था। संदेश स्पष्ट था, कोई भी समाजवादी ब्लॉक से बिना परिणामों के बाहर नहीं जा सकता। विडंबना यह है कि उनकी पहली बड़ी दरार अंदर से आई। अल्बानिया 1968 में वापस ले लिया गया, सोवियत प्रभाव से नाखुश। समय के साथ स्वयं सदस्यों ने गठबंधन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ समझौता समाप्त हो गया। लेकिन इसके निशान अभी भी हर उस देश में मौजूद हैं जिसे कभी मित्र टैंकों द्वारा आक्रमण किया गया था और जो आज मॉस्को की ओर सावधानी से देखता है। यूरोपीय संघ। एक महाद्वीप की कल्पना करें जहां 2 विश्व युद्धों ने खंडहर, नफरत और भूख छोड़ दी थी। दीवारें खड़ी करने के बजाय 6 देशों ने उनके पास मौजूद सबसे मूल्यवान चीजों को साझा करने का निर्णय लिया, कोयला और स्टील। इस प्रकार 1951 में यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय का जन्म हुआ, जो एक आर्थिक तकनीकी गठबंधन लग रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा छुपी थी, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक और युद्ध से बचना, और यह काम कर गया। वर्षों के साथ और सदस्य शामिल हुए और समुदाय कुछ बहुत बड़ा बन गया। यूरोपीय संघ 1993 में मास्ट्रिच की संधि के साथ यूरोपीय संघ ने अपना आधुनिक रूप धारण किया। एक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संघ, एक ध्वज, एक गान और एक सामान्य मुद्रा, यूरो। लेकिन इसे चुनौतियां भी मिली। प्रवासी संकट, सदस्य राज्यों के बीच संघर्ष और यूनाइटेड किंगडम का पलायन। आज 27 देश यूरोपीय संसद,
केंद्रीय बैंक और न्यायालय जैसे संस्थानों को साझा करते हैं, और भले ही कभी कभी यह एक धीमी मशीनरी की तरह लगता है, यह आधुनिक इतिहास में शांतिपूर्ण एकीकरण के सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोगों में से एक है। अरब लीग। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर 7 अरब देशों ने एक ही आवाज में बात करने का समय आ गया है, यह तय किया। इस प्रकार 1945 में यह संगठन पैदा हुआ, मिस्र कूटनीतिक केंद्र के रूप में। उसका प्रारंभिक उद्देश्य नेक था, अरब राज्यों के बीच राजनीतिक एकता को बढ़ावा देना, समान दृष्टिकोणों का समन्वय करना और फिलिस्तीनी कारण का बचाव करना। लेकिन इतिहास इतना सरल नहीं होगा। शुरुआत से ही लीग को आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजतंत्रों के खिलाफ गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इस्लामी राज्यों के खिलाफ तख्तापलट, गृहयुद्ध और नेताओं के बीच निजी प्रतिद्वंद्विता ने किसी भी वास्तविक एकता के प्रयास को जटिल बना दिया। फिर भी अरब लीग 1993 के तेल प्रतिबंध जैसे क्षणों में एक प्रमुख खिलाड़ी रही है, जिसने पश्चिमी दुनिया को हिला दिया। इसने क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में भी काम किया है, हालांकि इसके मिश्रित परिणाम रहे हैं। आज इसके 22 सदस्य हैं और एक मिशन जो अब भी जारी है, मतभेदों से भरे क्षेत्र में सामान्य बिंदु तलाशना। और हालांकि सबसे आम आलोचना इसकी अप्रभाविता है, यह अब भी एकमात्र मंच है जहां अरबी दुनिया खुद को सुनने की कोशिश करती है। आसियान। शीत युद्ध के बीच में, जब वियतनाम जल रहा था और कंबोडिया विनाश के किनारे पर था, दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने कुछ असामान्य किया, सहयोग किया। 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान के गठन पर हस्ताक्षर किए। और सबसे अद्भुत बात यह थी, उन्होंने इसे प्यार के लिए नहीं बल्कि डर के लिए किया। महाशक्तियों द्वारा खींचे जाने का डर और पड़ोसियों के बीच युद्ध का डर, जो एक मामूली समझौते के रूप में शुरू हुआ था, आज 10 देशों का एक नेटवर्क है जिन्होंने आधी सदी से अधिक समय से आपस में सशस्त्र संघर्षों से बचने में सफलता पाई है। आसियान का कोई साझा सेना नहीं है और न ही एकल मुद्रा है, लेकिन इसके पास एक समान शक्ति है, प्रभाव। इसने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए हैं, निवेश आकर्षित किया है और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों के बीच एक पुल बन गया है। यहां तक कि इसकी अपनी गैर आक्रामकता संधि, मैत्री और सहयोग संधि भी है। सब कुछ आग से शुरू हुआ। 1969 में अल-अक्सा मस्जिद पर एक हमले ने पूरे इस्लामी दुनिया में आक्रोश पैदा कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस संकट से इस्लामिक सहयोग संगठन का जन्म हुआ। मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक के 57 देशों ने अपने धार्मिक, आर्थिक और भू राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए एक गुट बनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य इस्लामी एकता को मजबूत करना, पवित्र स्थलों की रक्षा करना और फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करना है। लेकिन धार्मिक भाषण के पीछे भी राजनीति है। शिया और सुन्नी के बीच तनाव, ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रतिद्वंद्विताएं और सेक्युलर और धर्मतांत्रिक देशों के बीच विभाजन ने ओआईसी को एक ताकत से ज्यादा एक मंच के रूप में कार्य करने दिया है। फिर भी इसने विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय सहायता में पहल शुरू की है। और एक दुनिया में जहां इस्लाम को वैश्विक बहस में लगातार परखा जा रहा है, ओआईसी परंपरा और आधुनिकता को तेजी से जटिल होते जा रहे भू राजनीतिक परिदृश्य में संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। कॉमनवेल्थ, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य था, जो दुनिया के लगभग हर कोने में मौजूद था, आज एक स्वैच्छिक समुदाय, राष्ट्रमंडल के रूप में जीवित है। 1931 में बनाई गई यह सभी महाद्वीपों के 56 देशों को एकजुट करती है। कुछ, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, अभी भी ब्रिटिश सम्राट को राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता देते हैं। अन्य, जैसे भारत या दक्षिण अफ्रीका, नहीं। लेकिन सभी एक इतिहास साझा करते हैं। वे ब्रिटिश उपनिवेश या अधीनस्थ थे। कॉमनवेल्थ की कोई सेना नहीं है और न ही कोई विधायी शक्ति है, लेकिन इसका सांस्कृतिक और कूटनीतिक प्रभाव है। यह राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर शैक्षिक कार्यक्रमों, आर्थिक मंचों और चुनावी अवलोकन मिशनों तक का आयोजन करता है। यह एक नरम नेटवर्क है जहां औपनिवेशिक विरासत एक आधुनिक सहयोग दृष्टि के साथ मिलती है। और हालांकि इसे इसकी प्रतीकात्मक भूमिका के लिए आलोचना की गई है, वास्तविकता यह है कई पूर्व उपनिवेश अनुकूल संबंध बनाए रखना पसंद करते हैं, यदि वे पुराने औपनिवेशिक शासकों से बराबरी से बात कर सकें। एल्बा 2004 में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ALCA, जो कि अमेरिका के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र है, को बढ़ावा दे रहा था, 2 देशों ने विरोध करने का निर्णय लिया। वेनेजुएला और क्यूबा ने एल्बा, अमेरिका के लोगों के लिए बोलिवेरियन अलायंस की स्थापना की और उनका उद्देश्य स्पष्ट था, प्रतिस्पर्धा नहीं करना बल्कि प्रतिरोध करना। बोलिवर और मार्टी के विचारों से प्रेरित होकर LBA को एक पूंजीवाद विरोधी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। वह मुक्त बाजार का विरोध करता था, सामूहिक सहयोग का प्रस्ताव करता था और मुख्यतः वेनेजुएला के पेट्रोलियम पर निर्भर था।
पेट्रोकारिबे जैसे परियोजनाओं ने राजनीतिक समर्थन के बदले सस्ते तेल की पेशकश की। मिशन मिलाग्रो जैसी पहलों ने लैटिन अमेरिका को मुफ्त चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई। लेकिन वेनेजुएला के आर्थिक संकट ने इस गठबंधन को बनाए रखने की क्षमता को कमजोर कर दिया। आज एल्बा के पास कम सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन यह जीवित है, न कि एक व्यापारिक ब्लॉक के रूप में, बल्कि एक वैचारिक संघर्ष के प्रतीक के रूप में, जो कि हालांकि थका हुआ है, फिर भी कुछ लातीनी अमेरिकी भाषणों में ताकत रखता है। G77 1964 में जिनेवा में एक व्यापार सम्मेलन के दौरान 73 विकासशील देशों ने एकजुट होने का निर्णय लिया। उनके पास परमाणु हथियार नहीं थे और न ही विशाल अर्थव्यवस्थाएं थीं, परंतु उनके पास एक समान आवश्यकता थी, अपनी आवाज सुनाना। इस प्रकार 77 के समूह का जन्म हुआ, जो आज 130 से अधिक देशों से मिलकर बना है। हालांकि इसका नाम नहीं बदला, लेकिन इसका प्रभाव बदल गया है। G77 संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण वैश्विक देशों का सबसे बड़ा गठबंधन बन गया है, और भले ही यह एक सैन्य या आर्थिक गठबंधन नहीं है, इसका एक बड़ा बल है मतदान। उस वोट के साथ वे संकल्पों को रोकते हैं और टिकाऊ विकास, जलवायु न्याय और निष्पक्ष व्यापार पर सवाल उठाने वाले एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। इतने सारे सदस्यों के बीच एकता बनाए रखना कठिन है, जिनकी प्राथमिकताएं इतनी अलग हैं। फिर भी G77 एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। दुनिया केवल कुछ शक्तियों द्वारा शासित नहीं हो सकती, क्योंकि भले ही वे सुर्खियों में ना आए, वे बहुमत में हैं। क्वाड 4 देश, 4 महासागर, एक गठबंधन जिसका कोई आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन एक बहुत स्पष्ट संदेश है। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड बनाते हैं, एक समूह जिसे चीन को असहज करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। सुनामी के बाद 2004 में एक मानवीय सहायता प्रयास के रूप में जन्मा। क्वाड 2007 में एक नए उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित हुआ। हिंद प्रशांत में शक्ति का संतुलन, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, तकनीकी समझौते और वैक्सीन सहयोग, सब कुछ स्वतंत्रता और सुरक्षा की भाषा के तहत। लेकिन दिलचस्प बात यह नहीं है कि वे क्या करते हैं, बल्कि वे क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। वे समुद्री लोकतंत्र हैं जो बीजिंग के प्रभाव को रोकने के लिए गुप्त रूप से एकजुट हैं। ये एक सैन्य रूप में नहीं है, लेकिन इरादा है। और भले ही चीन इसे एशियाई नाटो के रूप में निंदा करता है, क्वाड के सदस्य जोर देते हैं कि वे केवल स्थिरता चाहते हैं। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सदस्यता लें और यह अन्य बहुत ही दिलचस्प वीडियो देखें जो आपको पसंद आएगा।